विश्व में पहली बार मनाए जा रहे वर्ल्ड स्काई डाइविंग दिवस के अवसर पर महेंद्रगढ़ में आयोजित हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12,000 मीटर की ऊंचाई से जंप लगाकर की स्काई डाइविंग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में त्रिवेणी लगाकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। आईटी सक्षम युवा योजना 2024 को मिली मंजूरी। सक्षम युवा को 6 महीने तक 20,000 रुपये प्रति मासिक देने का लिया निर्णय। और सोनीपत में 3 बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, गलत कार्य करने वाले का हरियाणा में कोई स्थान नहीं। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। विश्व में पहली बार मनाए जा रहे वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के अवसर पर आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाछौद स्थित हवाई पट्टी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्होंने 12,000 मीटर की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की। इसके बाद पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए निश्चित रूप से एक रोमांचकारी दिन है, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार पूरा विश्व ये दिवस मना रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का पर्यटन और एयर स्पेस का क्षेत्र में उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। हर साल अनेक भारतीय दूसरे देशों में जाकर स्काई डाइविंग करते थे, लेकिन अब यह सुविधा महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में शुरू हो गई है। मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्जवल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, अनेक भारतीय हजारों की संख्या में हर साल दुनिया के दूसरे देशों में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं सारी एकेडमी को, रुद्रा को स्पेशली, जिन्होंने आज इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण दिन के अंदर मुझे ये अवसर प्रदान किया है। बहुत सारी शुभकामनाएं। स्काई हाई कंपनी के फाउंडर दिग्विजय सिंह ने बताया कि पूरे देश में ये एकमात्र हवाई पट्टी है जहां पर स्काई डाइविंग सिखाई जाती है। इससे पहले लोग विदेश में जाकर स्काई डाइविंग सीखते थे। अब तक इस पट्टी पर 7,000 से अधिक स्काई डाइविंग हो चुकी हैं और सभी सुरक्षित रही हैं। वहीं इस मौके पर इंडिया की फर्स्ट विमेन स्काई डाइवर रही राहेल थॉमस ने बताया कि उन्होंने देश में पहली बार महिला प्रतिभागी के तौर पर स्काई डाइविंग की थी। डाइविंग डे है जो पहली बार मनाया जा रहा है। जैसे हमने कुछ दिन पहले अपने मोदी जी के कहने पे हमने एक हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया था। इसी तरह से वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, जहां लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काई डाइव्स एक दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज ही हमारे पास कोई 12 से 15 सोलो स्काई डाइवर हैं। 1979 अप्रैल में मैंने अपना फर्स्ट जंप किए थे, आगरा में, और मैंने 10 फ्री फॉल जंप्स किए थे और उससे मेरे को ए लाइसेंस मिल गए थे। वहाँ के बाद मेरी कोई रुकावट नहीं थी और मैं सिर्फ ये सोचती थी आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। तो मैं वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई और धीरे धीरे मैंने राजीव गांधी को एक चिट्ठी लिखे थे, उसमें मेरे को पीएम स्कॉलरशिप मिले थे। मैंने फिर जाके स्काई डाइविंग और भी सीखी और इंडिया के लिए कॉम्पिटिशन्स किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल में त्रिवेणी लगाकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेशवासियों को महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आज 2 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। एक तो 50,000 वन मित्र लगाए गए हैं। जो वन मित्र प्रति पौधा लगाएगा उसे 20 रुपये सरकार की ओर से दिया जाएगा। दूसरी बड़ी परियोजना आज से हरियाणा में एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ किया है। 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में ऑक्सी वन बनाने का निर्णय लिया था, जिसका करनाल में आज मुझे उद्घाटन करने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने सभी हरियाणा वासियों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने किसी भी खुशी के अवसर पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। 2014 से 2024 तक सरकार ने प्रदेश में 18 करोड़ पौधे लगाए और इस बार भी हमने 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है।
का हमने आज शुभारंभ किया है। एक बड़ी योजना है कि लगभग 50,000 के करीब में वन मित्र जो पौधा लगाएंगे, अपने आप खड्डा खोद करके उसका संरक्षण करेंगे। हर पौधे पर वन मित्र को 20 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम। हरियाणा में आज हमने उसका भी शुभारंभ किया है। जो भी व्यक्ति अपने आप जो भी पौधा लगाएगा, पौधा लगा करके उसका संरक्षण हमारे जो वन मित्र हैं उसके हैंड ओवर करेगा, वो उसका संरक्षण करेगा। प्रति पौधा उसको भी 10 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा द्वारा 15 जुलाई से करनाल में जवाब मांगो यात्रा निकाले जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा में बापू बेटा के अलावा कोई और दिखाई नहीं देगा। आप जो मांग रहे हैं वो कम से कम अपने कार्यकाल का जवाब अवश्य दें कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए। नहीं तो मैं कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को पूरी बुकलेट मैं दे दूंगा कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज बता दूंगा। हरियाणा विकास से वंचित रहा, हरियाणा को एक पिछड़े के तौर के ऊपर इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा के अंदर भेदभाव उत्पन्न होता था, क्षेत्रवाद के नाम पे होता था। आज भी बापू बेटा लगे हुए हैं। आपके सामने है कि यात्रा के अंदर कोई और दिखाई नहीं देगा, बापू बेटा ही दिखाई देंगे। केंद्रीय शहरी मामले, आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल के घरौंडा में जनसंवाद के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जीत के लिए जनता का धन्यवाद भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि हर सप्ताह एक हलके का दौरा कर जन समस्याओं का निपटारा किया जाए। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में भाऊ गैंग के 3 सदस्यों के एनकाउंटर को सही करार देते हुए कहा कि वो इसके लिए हरियाणा पुलिस की सराहना करते हैं। उन्होंने एक बड़े रैकेट को तोड़ा है, इस तरह की कार्रवाई आगे भी होनी चाहिए। किसी भी तरह का अपराध हो, पुलिस सहन नहीं करेगी। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो बसपा में हुए समझौते पर उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है तो सब लोग गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव के बाद विचार है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक समय जनता से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना और सबका धन्यवाद करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये 4थी विधानसभा हो गई है। 5 विधानसभाएं और शेष बची हैं। अगले 2 या 3 सप्ताह में उन सब में भी जाकर पुलिस की सराहना करता हूं कि इस प्रकार के अपराध करने वाले जो लोग हैं और खास करके जो बड़े बड़े गैंग हैं, तो ये जो भाऊ गैंग के 3 लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ है देश में क्राइम बढ़ रहा है, इस इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर 3 लोगों का एक साथ ऐसा एनकाउंटर होकर के और पुलिस एक्शन करती है तो हमें उस पुलिस को एक प्रकार से सराहना करनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई भी अपराध है उसको पुलिस सहन नहीं करेगी। लोकतंत्र है, चुनाव आ रहा है तो सब लोग गिरगिट की तरह निकलेंगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को एक साथ कई नायाब सौगातें दी। उन्होंने जहां 2400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की, वहीं प्रदेश की 1861 ग्राम पंचायतों को SC-BC चौपालों की मरम्मत या अधूरी पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए 118 करोड़ 47 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज प्रतिनिधियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सभी सरपंच अपने गांव के विकास के लिए कार्य करवाने हेतु रोड मैप बनाएं, धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पहली सरकार है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में न केवल बढ़ोतरी की बल्कि प्रतिनिधियों के पेंशन देना हमने ही शुरू किया। गांव के विकास के लिए 900 करोड़ रुपया शहरी विकास के लिए और 113 करोड़ रुपया जो SC-BC की चौपालें हैं उनके लिए जारी किया है और राज्य वित्त आयोग से 429 करोड़ रुपया वो भी आज जारी किया है। ये लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि आज विकास कार्यों के लिए जारी की है। हमारी सोच है कि गांव का विकास हमारा सरपंच गति से करे
और जो भी वहाँ की समस्याएं हैं या लोग जो मांग करते हैं उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासन में आने के बाद से गांवों की तस्वीर ही बदल गई है। 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपए था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनुदान बढ़ाकर 2,968 करोड़ रुपए कर दिया है। पैसा था 2014 से पहले वो 600 करोड़ रुपए था बजट, और आज कितना है? आज ये बजट 7,276 करोड़ रुपए है। एक जमीन आसमान का अंतर है। हम ये भी देखते हैं कई गांव ऐसे हैं जिन गांव के अंदर पैसा लगाने की जगह भी नहीं बची है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार पंचायत को पंच परमेश्वर समझकर प्रत्येक गांव को विकसित कर रही है। गांव में रहने वाले भाइयों के उत्थान के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमारे गांव हैं, जो विकास की धुरी के रूप में बनकर के उभरेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना 2024 को मंजूरी दी गई। आईटी सक्षम युवाओं को 6 महीने तक 20,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 7वें महीने से 25,000 रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि कोई आईटी सक्षम युवा तैनात नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देगी। चयनित युवा न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनात किए जाएंगे। साथ ही मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं बेसहारा गांव गोवंशों को आश्रय देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत रंगला जिला नूह की 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गोवंश रक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को गौशाला बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा जींद जिले के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सोनीपत में कल रात बदमाशों की गैंग बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर खरखौदा में पुलिस की हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने तीनों अपराधियों को मार गिराया। रोहतक बाईपास स्थित छिन्नौनी रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही एसटीएफ सोनीपत और न्यू दिल्ली रेंज आरके पुरम की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने बचाव में गोली चलाई तो 3 बदमाश घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ सोनीपत प्रभारी योगेंद्र दहिया के नेतृत्व में टीम गश्त कर रही थी। वहीं न्यू दिल्ली रेंज क्राइम ब्रांच की एक टीम भी खरखौदा क्षेत्र में थी। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि भाऊ गैंग से जुड़े 3 बदमाश छिन्नौनी रोड से आने वाले हैं। पुलिस को उनके पास हथियार होने की सूचना थी। इसी बीच पुलिस ने रोहतक बाईपास के पास नाका लगा दिया। कुछ देर बाद सफ़ेद रंग की गाड़ी पुलिस को आती दिखाई दी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो कार सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीनों घायल हो गए। बदमाशों की पहचान हिसार के गांव खारिया निवासी आशीष उर्फ लालू, गांव खरड़ निवासी सन्नी और गोहाना के गांव रिंढाना निवासी विक्की के रूप में हुई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीनों हिसार में व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने और शराब कारोबार की मूर्थल में हुई हत्याकांड के मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं। काम कर रहे थे वीट पे, जिसमें ये मंशू बाबू के साथ जुड़े हुए 3 आरोपी आशीष लालू, राणा और सनी विजय, ये कोई वारदात करने आ रहे थे। वहीं नागरिक हॉस्पिटल खरखौदा के डॉक्टर गौरव ने बताया कि तीनों बदमाशों को कई गोलियां लगी थीं। बाद में तीनों बदमाशों के शव को खानपुर मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उन तीनों को गोलियां लगी हुई थी और जिनको यहाँ लाने के बाद चेक करने के बाद प्रोटेक्ट घोषित कर दिया गया। इन बदमाशों को करीब किसी को 3, किसी को 4 और किसी को करीब 5 गोलियां लगी हैं। एक गोली लगी है और उनका उपचार कर दिया गया, नहीं उनका इलाज करके पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। उधर गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने थाईलैंड में छिपे कुख्यात गैंगस्टर काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने उसे वहीं दबोचा है। कुछ दिन पहले खैरमपुरिया ने ही भाऊ गैंग के गुर्गों के जरिए हिसार में एक गाड़ी के शोरूम के मालिक व इनेलो नेता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा 2 अन्य व्यापारियों से 2-2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। वहीं करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में भाऊ गैंग के 3 सदस्यों के एनकाउंटर पर कहा कि जो भी गलत काम करेगा या गुंडागर्दी करेगा उसका हरियाणा में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। कोई भी अगर कोई गलत कार्य करेगा या कोई गुंडागर्दी करेगा, हमारे हरियाणा के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने फतेहाबाद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पिछले 10 साल से रुके हुए विकास कार्यों को फिर से शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का भविष्य समाप्त हो चुका है। आगामी चुनाव में मुकाबला सिर्फ भाजपा तथा कांग्रेस में होगा। 2014 से पहले हरियाणा पूरे प्रदेश में नंबर 1 था, लेकिन अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा फेल हो चुकी कानून व्यवस्था के कारण काफ़ी पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर एक बार फिर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा तथा लोगों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। जो युवा हरियाणा रोजगार कौशल निगम के माध्यम से युवा नौकरी कर रहे हैं, ना तो वे पक्के हैं, ना ही उनको कोई पेंशन है और ना ही उन्हें कोई आरक्षण दिया गया है। ये युवाओं के साथ नाइंसाफी है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में, किसान के हित के में पूरे देश में नंबर 1 था। आज ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े उसमें निकाल सकते हो। आज 10 साल के करीब इनकी सरकार हो गई, कभी बीजेपी की, कभी बीजेपी जेजेपी मिलके। क्या किया इन्होंने 10 साल में? आज किस चीज में नंबर 1 हम? नौकरियां दी, नौकरियां कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उसका क्या काम है? ठेके पे नौकरियां देते हैं। ठेके पर ना तो पक्की नौकरी है, ना उसकी पेंशन है, ना उसमें मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। जब मर्जी हटा दो, जब मर्जी लगा दो, साल के बाद हटा दो, 6 महीने के बाद हटा दो। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गठबंधन के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि बुढ़ापा पेंशन 2000 से 3000 रुपये की गई। वहीं केंद्र द्वारा 25 जून को घोषित किए गए संविधान हत्या दिवस पर उन्होंने कहा कि 25 जून काला दिवस था, यह कोई नहीं भूल सकता। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने योजना के लागू होने के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और उन्हें सुझाव भी दिए थे। इस दौरान कांग्रेस व बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। कि सैनी साहब को इतना लंबा समय 90 दिन का सरकार में हो गया है, फिर भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज की। और जो हम तो सुनी हुई बात मैं कह सकता हूं कि अब ये भी चर्चा सीएम ऑफिस में है कि बड़े साहब बताएंगे तब एक्शन हो।
अगर इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदहाल प्रदेश की होगी। या तो सैनी साहब कंट्रोल पूरी तौर पर लेने का काम करें और ऐसे लोग जिनने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का काम करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकूला के पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित 31वें मैंगो मेला में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेले में लगाई विभिन्न आम की अलग अलग वैरायटी के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ाने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। राज्य सरकार भी इस उद्देश्य को आगे बढ़ा रही है। मेले के माध्यम से किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने का मौका मिलेगा और प्रदेश के लोगों को स्वच्छ शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं और अपने और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाएं। पैदावार हो रही है, धान और गेहूं की ज्यादा पैदावार हम करते हैं। हॉर्टिकल क्षेत्र के अंदर भी हम लाभकारी मूल्य इस क्षेत्र के अंदर जाकर के हम ले सकते हैं। ये इस हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने का भी ये एक माध्यम है, ताकि ये मंच है जो हमारे किसान भाई भी या अन्य और लोग आते हैं वो देख करके इस क्षेत्र के अंदर वो अपने इनकम के साधन को भी बढ़ा सकते हैं। आम की उत्तम और अधिक पैदावार भी लेने और बागवानी की खेती के अंदर आधुनिक तकनीकों के बारे में भी जानने का हमें यहाँ पर मौका मिलेगा और सरकार भी लगातार इस प्रकार के आयोजनों के लिए बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच में उसको ज्यादा प्रसारित और प्रचारित करने के लिए वो काम करती रहती है। इस मौके पर कृषि मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि इस मेले में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल सहित कई राज्यों के किसान आम की किस्में लेकर आते हैं, जिससे किसानों को नई जानकारियां हासिल होती हैं। सरकार लगातार किसानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित ग्रीन कार्निवाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग सिस्टम बनाने वाली एक निजी कंपनी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए देश और दुनिया में काम किया जा रहा है। मोदी सरकार ने 2030 तक 40% ग्रीन एनर्जी का संकल्प लिया था, लेकिन ये टारगेट नवंबर 2021 में ही पूरा कर लिया गया। 2070 तक मोदी सरकार का देश को जीरो कार्बन करने का संकल्प लिया है और अब भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। इस मुहिम में सरकार के साथ लोगों का सहयोग भी जरूरी है। दुनिया में और देश में अनेक तरह की पहल की जा रही है कि पूरी दुनिया को एनवायरनमेंट को बचाना है, क्योंकि एनवायरनमेंट बचेगा तो ये जो मनुष्य का जीवन है तभी वो बचेगा, अनेक बीमारियों से हम बचेंगे। तो उसके लिए दुनिया में प्रयत्न चल रहे हैं और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने भी इसमें बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे आप जानते हैं COP26 में आदरणीय मोदी जी ने दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ये कमिटमेंट था कि 2030 तक हम भारत में टोटल जो हमारी एनर्जी है उसका 40% हम ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो टारगेट 40% ग्रीन एनर्जी का हमको 2030 में प्राप्त करना था, वो हमने नवंबर 2021 में ही उसको अचीव कर लिया है। इस कार्यक्रम में शामिल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने भी कहा कि सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को खुद को हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो प्रदूषण इतना ज्यादा है। आने वाले सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च तक इतना ज्यादा प्रदूषण की लेयर्स जमी रहती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहल है कि भाई हमें ये इको ग्रीन एक प्रदूषण मुक्त बनाना है। जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन्होंने प्रमोट कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी पहल है।
सेमीकंडक्टर का भारत में निर्माण व वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर हब बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। इसके तहत सरकार ने करीब 76,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने पहल करते हुए नई शिक्षा नीति के तहत सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर एक विशेष कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स को पूरा करने वाले विद्यार्थी होमी भाभा रिसर्च सेंटर सहित इसरो व नासा में इंटर्नशिप कर पाएंगे। कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने बताया कि उनका विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग को देखते हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जहां अब तक ताइवान, चाइना, कोरिया देशों में ही सेमीकंडक्टर का निर्माण होता था, अब केंद्र ने भारत को सेमीकंडक्टर का वैश्विक हब बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि छात्र इस कोर्स के तहत सेमीकंडक्टर चिप के डिज़ाइन, रिसर्च कार्य व इसके प्रयोग व निर्माण के बारे में सीख पाएंगे तथा आने वाली तकनीक आधारित युग में बेहतर रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा उद्योगों से जुड़ा डाटा एनालिसिस कोर्स भी CBLU द्वारा शुरू किया गया है, जो विभिन्न कंपनियों में बिजनेस डाटा को एनालिसिस करने के लिए है। और ताइवान 2 थे। आने वाले समय में, आने वाले 2 वर्षों के अंदर इस फील्ड में बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयबल व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने एक ऐसा कोर्स UG लेवल पर क्रिएट किया है, ड्राफ्ट किया, डिवाइस किया, जिसे हमने BSc फिज़िक्स सेमीकंडक्टर कहा है। इसमें 30 लोगों की एंट्री हमने रखी है और ये कोर्स इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी लैब्स से जुड़कर काम करने की तैयारी कर रहा है। इस कोर्स को बनाने में भी इसरो जैसे साइंटिस्ट और भाभा एटॉमिक जैसे बड़ी बड़ी लैब्स जो है भारत की, उन साइंटिस्ट ने इसमें शामिल होकर इसका सिलेबस बनाया है। वहीं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने बताया कि रोजगार परक कोर्स को लेकर वे विश्वविद्यालय की इस पहल का स्वागत करते हैं। इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। स्मॉलर से लेकर लार्ज जितनी भी थिंग्स है, उन सभी थिंग्स में यूज होता है। इवन दैट वॉच, कार, गाड़ी, मोबाइल, एवरीवेयर वी कैन फाउंड सिमिलर थिंग। भारत सेमीकंडक्टर मशीन जितने भी उपकरण हैं वो पाए जाते हैं और इसके कोर्स जो है भारत सरकार करवा रही है और आज हम यहाँ सिविल यूनिवर्सिटी में हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान डॉक्टर मांडविया ने एथलीटों के लिए समग्र समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय समूह की स्थापना की। समन्वय समूह प्रतियोगिता से पहले और उसके दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे का समाधान करेगा। उन्होंने एथलीटों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि तैयारी और प्रतिस्पर्धा के इस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते समय एथलीट सर्वोत्तम शारीरिक और मानसिक स्थिति में हो। पेरिस ओलंपिक में 16 खेल विधाओं में 48 महिला एथलीटों सहित कुल 118 एथलीट भाग लेंगे। पेरिस जाने वाले कुल 118 एथलीटों में से 26 खेलो इंडिया के एथलीट हैं और 72 एथलीटों ने पहली बार ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। नीति आयोग ने आज SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया और कहा कि वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश का प्रमुख उपकरण है। सूचकांक को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम और अन्य लोगों की उपस्थिति में लॉन्च किया था। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है। ये प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 SDG पर लक्ष्य वार स्कोर की गणना करता है। ये अंक 0 से 100 के बीच होते हैं। यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो ये दर्शाता है कि उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सूचकांक न केवल उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिणाम आधारित अंतरालों को पाटने के लिए एक दूसरे से सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। नीति आयोग के CEO ने कहा कि खाद्य और पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा,
विद्युतीकरण सभी के लिए आवास, स्वच्छता, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और ऊर्जा सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस ने सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एसडीजी उपलब्धियों को सुविधाजनक बनाने वाले प्रमुख हस्तक्षेपों में पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय और 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर शामिल हैं। सुब्रमण्यम ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और जल जीवन मिशन के तहत 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन का हवाला भी दिया, जिससे एसडीजी की उपलब्धियां हासिल हुईं। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा सीट जीत ली। हिमाचल प्रदेश से सत्तासीन कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है और भाजपा ने 1 सीट हासिल की है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने रायागंज और बागदा सीट जीती है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।